हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कंपनी रूल के बाद से जो क्राउन रूल होता है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स किए गए हैं जो कि बेस बनाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में, उन सबको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो कंपनी रूल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बाद से जो एक्ट लास्ट हम लोगों ने ख़त्म किया था 1853 का इंडियन काउंसिल एक्ट तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। जिन लोगों ने अभी तक दोनों वीडियोस, जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्लासी और बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट हुआ, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सेकंड वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है कंपनी रूल को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्राउन रूल होता है। तो जिन्होंने नहीं देखा अभी तक दोनों वीडियो, जो वो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें, वहाँ से आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और उन वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और फर्दर अगर मेरे इस चैनल की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो यहाँ पे आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगी मेरे चैनल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आप मेरे इस चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें फ्रेंड्स, उसका भी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे भी मैं जो भी इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप चैनल की अपडेट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया कि हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्या क्राउन रूल, कि कैसे जो पावर था कंपनी के हाथ से, ठीक है, कंपनी के हाथ से कैसे क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन है उनके हाथ में चला जाता है ये पूरा पावर। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में मैं इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1858 के बाद जो भी एक्ट आया है वो बहुत ही लेंदी और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एक्ट है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको मैं एक वीडियो में कवर अगर करता हूँ तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैं दो पार्ट में इसको कवर करूँगा। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा 1858 से लेकर 1909 जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है वहाँ तक के जो भी एक्ट में रिफॉर्म्स आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको। और सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फर्दर 1909 के बाद से जो 1919 का एक्ट आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और 1947 तक का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया वहाँ तक का मैं डिस्कस करूंगा सेकंड वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ अब बने रहें, और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएँ और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। और आप सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बेल आइकन के थ्रू पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम गवाए अब अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो एक्ट है वो लेते हैं 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस एक्ट में इंपॉर्टेंट ऐसा क्या क्या हुआ उन सबको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक्ट लाने का मेन रीज़न क्या था। सबसे मेन अगर बात करें रीज़न की कि क्यों ये एक्ट आया, 1853 का एक्ट तक ठीक चल रहा था सब कुछ, लेकिन तो आपको पता होगा 1857 होता है, ठीक है, जिसको सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं, सेपॉय म्यूटिनी रिवोल्ट। इसमें बहुत ही फेमस दो जो रिवोल्यूशनरी थे उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, और दूसरी झांसी की रानी, ठीक है, लक्ष्मीबाई। इन दोनों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये दोनों 1857 के विद्रोह में लीड कर रहे थे। मंगल पांडे से ये शुरुआत होती है, जो बैरकपुर का जो एरिया था, बैरकपुर छावनी, वहाँ से मंगल पांडे खड़े होते हैं। अब क्या रीज़न रहा है वो सब हम लोग हिस्ट्री के पार्ट में देखेंगे, लेकिन आपको बस एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1857 का रिवोल्ट होता है, और इस रिवोल्ट को बहुत ही सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स के द्वारा दबा दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में हैंडल नहीं कर सकती है, तो ये पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर है वो किसके हाथ में चला जाए, क्राउन के हाथ में चला जाए, मतलब पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट इस पे रूल करने लगे। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलर फेलियर को देखते हुए इस एक्ट में जो चेंजेस किया जाता है वो चेंज किया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को हटाकर वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, और जो पहले वायसराय बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ठीक है, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था ट्रांसफर कर दिया जाता है सभी चीज़ों पे, जैसे टेरिटरी, रेवेन्यूज, इन सब के पावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन पे।
ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में अब सारा पावर चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ पावर नहीं रहता। ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करते रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो एक्ट आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब जो इंडिया था उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं चल रहा था। अब पूरा का पूरा क्या कौन इसको गवर्न कर रहा था, वो था ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन बोले तो, ठीक है। अब इसके बाद से इंपॉर्टेंट होता क्या है कि आपसे एसएससी जैसे एग्जाम में खासकर पूछा जाता है कि पहले वाइसराय ऑफ इंडिया कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग। और एक और चीज पूछा जाता है कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। दोनों टाइम इन्हीं को याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। एक तीसरा क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वन लाइनर एग्जाम जो होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं उनमें, कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा अगर बात करते हैं और कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट जो था वो वाइसराय में कन्वर्ट कर दिया गया, वो किस एक्ट के थ्रू किया गया, तो वो आंसर टिक करेंगे आप 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। अब नेक्स्ट इस एक्ट में और क्या क्या प्रोविजन लाया गया इंपॉर्टेंट, उसको उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था किस एक्ट के तहत चल रहा था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो लाया गया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स का जो पोस्ट था इन सबको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाता है। मतलब डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफिशियली 1858 के एक्ट के बाद से खत्म कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत लाया गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है तो याद रखते जाएंगे आप लोगों को, मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो पोस्ट था वो लाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखते हैं। और जो लिंक क्वेश्चन आता है, जो पिछले जो हम लोग एक्ट पढ़ के आए हैं उन सबको भी ये जहाँ पे पॉइंट आए वहाँ से लिंक करके याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एक नया पोस्ट लाया गया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, इंडिया के लिए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट लाया गया ये क्या करेगा, सेक्रेटरी जो होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा। और इंडिया के जितने भी मैटर्स होंगे सिविल, ठीक है, मिलिट्री या रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स, इन सबको देख रेख कौन करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा, सेक्रेटरी। अब वाइसराय के पोस्ट को इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखने के लिए किया गया, और सेक्रेटरी जो हुआ वो पूरे इंडिया के हर एक मैटर को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम किनके द्वारा किया गया, सेक्रेटरी के द्वारा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट जो इंडिया में लाया गया था वो किस एक्ट के तहत लाया गया था, तो 1858 के तहत लाया गया था। अब देखिए सेक्रेटरी जो थे ये क्या करेंगे, फुल ऑथोरिटी दे दिया गया इनको कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बात किया कि ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है, ये जो सेक्रेटरी थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे। और ये जो डील करते थे चीज़ों को, इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको देखते थे, ये लंदन से देखते थे, मतलब ब्रिटेन से बैठे बैठे देखते थे। और यहाँ पे जो गवर्न किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता था, वाइसराय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं तो 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया जो कि असिस्ट करेगा किनको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के को। जो भी सेक्रेटरी होंगे उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया जाता है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, सेक्रेटरी, ठीक है। अब ये जो 15 मेंबर का काउंसिल बनाया जाता है यहाँ पे, ये सिर्फ एक एडवाइजरी काउंसिल होता है, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है। इसमें कोई भी डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया जाता है, और ये सिर्फ एडवाइस देगा किसको, किसी भी मैटर्स पे, किनको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके हायरार्की को समझें, अगर आपको दिखाते हैं 1858 का जो एक्ट आया उसमें, तो सबसे पहले अगर देखें तो जो पूरा पावर चला गया वो किनके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो सबसे ऊपर कौन होंगे, ब्रिटिश क्राउन होंगे, वो अपॉइंट की सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी जो भी मैटर्स होंगे उनको पहुंचाएंगे कहाँ तक, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक। अब ये जो सेक्रेटरी होंगे ये असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। 15 मेंबर का जो काउंसिल बनाया जाएगा वो असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी को। अब मैंने बात बताया अभी कि 15 मेंबर का जो ये काउंसिल होगा ये सिर्फ एडवाइजरी होगा, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी होगा।
इसमें डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं दिया जाएगा। अब जो सेक्रेटरी होंगे वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये जवाबदेह होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सुधार वगैरह करना हो या डिसीजन लेना हो, तो सेक्रेटरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद सबसे नीचे जो इंडिया में गवर्न किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो वायसरॉय के द्वारा किया जाएगा। और वायसरॉय का जो असिस्ट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वायसरॉय का, ये किस एक्ट के तहत लाया गया था? मैंने डिस्कस किया है लास्ट वीडियोज में कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसरॉय का, ये किस एक्ट के तहत लाया गया। तो आप कमेंट करके जवाब देंगे इसका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वायसरॉय का किस एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप हायरार्की समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे काम कर रहे थे उस समय 1858 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया में। अब देखिए, तो अब जो 1857 का जो विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, उससे ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडियन का इन्वॉल्वमेंट या इंडियन का कोऑपरेशन जरूरी है। ठीक है, इस कंट्री में गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब इंडियन का कोऑपरेशन जरूरी है तो इसके तहत 3 एक्ट लाए जाते हैं जिसमें इंडियंस के कोऑपरेशन को इंक्रीज करते हुए, मतलब उनके इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इन सबको धीरे धीरे देखते हैं आगे। तो सबसे पहले लाया जाता है 1858 के एक्ट के बाद वो लाया जाता है 1861 का, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इंडियन काउंसिल एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? अब देखिए, इस एक्ट में जो इंडियन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसमें इंडियन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाता है। और इसको आगे बढ़ाते हुए जो वायसरॉय होते हैं वो क्या करते हैं? जो वायसरॉय होते हैं लॉर्ड कैनिंग, वो नॉमिनेट करते हैं 3 इंडियंस को। ठीक है, किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब वो 3 इंडियंस कौन कौन थे? नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में आता है ये नाम, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है इस टॉपिक से कि बोला जाता है कि जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे 3 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, तो वो कौन से 3 इंडियंस थे? ऑप्शन ए राजा ऑफ बनारस, ऑप्शन बी महाराजा ऑफ पटियाला, ऑप्शन सी सर दिनकर राव और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी ऑल ऑफ दीज। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, इन तीनों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, इससे क्या हो रहा था कि इंडियन का इन्वॉल्वमेंट, जो लॉ मेकिंग बॉडी था, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या था? लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ बनाना। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट इंडियंस का बढ़ाया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि नहीं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं सोचने जैसा। ना इनको आप इंडियंस पे कोई रहम था या कोई दया आ रहा था, ऐसा कुछ इनका विचार नहीं था। तो जो ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया, ये बस यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के रिवोल्ट को दबाने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, ताकि लोग शांत रहें कि हाँ इंडियंस इसमें इन्वॉल्व हैं इन लॉ मेकिंग प्रोसेस में, बस नाम मात्र के लिए इन्वॉल्व किया जाता था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हम लोगों ने देखा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो सेंट्रलाइजेशन का प्रावधान किया गया, मतलब जो पावर था उसको सेंट्रलाइज करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसको 1833 तक, 1833 के एक्ट तक जो सेंट्रलाइजेशन का तरीका था वो 1833 तक क्लाइमेक्स पे था अपने, ठीक है, मजबूत कर दिया जाता है। अब ये सेंट्रलाइजेशन मैंने डिस्कस किया है पीछे कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या था? जो भी अदर प्रोविंसेस थे उन सब प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया जाता है। ठीक है, जैसे बॉम्बे, मद्रास, ये सब प्रेसिडेंसी थे, इन सब के प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया जाता है और जो टोटल पावर दे दिया जाता है लेजिस्लेटिव पावर, वो किसको दे दिया जाता है? बंगाल के वायसरॉय, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल हुए उनके हाथ में चला जाता है। ठीक है, अब वायसरॉय के हाथ में यहाँ पे पावर था सारा। अब उन पावर्स को अब फिर से डिसेंट्रलाइज करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब 1833 के बाद अब 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो पावर ले लिया गया था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से, उनको रीस्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये सब प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो हैं वो अपने अपने प्रेसिडेंसी में लॉ मेकिंग काम कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? 1861 से।
तो देखिए यूपीएससी जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो पहला बोला जाएगा कि इसमें इंडियन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया, ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाम दे दिया जाएगा आपको, राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। ऑप्शन बी बनाया जाएगा कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन बाय डिबेरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तीसरा पूछा जाएगा आपसे, जो फर्दर और भी आगे मैं डिस्कस करता हूं उन सब में से 2 पॉइंट बना दिया जाएगा। पूछा जाएगा कौन सा ट्रू है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिबेरिंग द लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी था उससे पावर को छीन लिया जाता है इस एक्ट में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि इस एक्ट में क्या किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ा जाता है और जो इनका जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको फिर से दे दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है, छीना नहीं जाता। छीना जाता था किसमें, 1773 के एक्ट में इनसे पावर ले लिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या बोला गया कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया नया लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ के लिए, अब जब पावर दे दिया गया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नया बनाया गया। कहाँ के लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए जो 1886 में बनाया गया, पंजाब के लिए 1897 में। तो डेट के साथ याद रखेंगे, नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब वाले एरिया में। अब देखिए बंगाल तो आप जान रहे होंगे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कौन सा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया आपका पाकिस्तान वाला एरिया भी, ठीक है, सिंध वाला एरिया, ये सब कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आता था। उसके बाद पंजाब का एरिया आ गया। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया जाता है कैनिंग के द्वारा। कब किया जाता है, 1859 में। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या, क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है। तो इस पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि जो भी मेंबर होंगे वायसराय के काउंसिल का, ठीक है, वो इंचार्ज होंगे किसी एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, और उनके पास जो अथॉरिटी होगा, मतलब वो ऑथराइज्ड होंगे कोई भी फाइनल ऑर्डर देने के लिए, ठीक है, ऑन द मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स। उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उन पे जो फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा वो इनके हाथ में होगा। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम इस तरीके से काम करता था। तो जो मेंबर्स होंगे वायसराय के काउंसिल के, वो क्या होंगे, एक से अधिक पोस्ट पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत कर सकते हैं, मतलब वो डिसीजन देने में अपने पोस्ट के, अपने डिपार्टमेंट के लिए सक्षम होगा, ये पावर दिया जाएगा उनको। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। अब देखिए अभी जो आप देखते होंगे इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसी तरीके का एक सिस्टम लाया गया था यहाँ पे। तो जब इमरजेंसी के टाइम में लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन में ना हो, उस समय जो वायसरॉय होंगे उनको ऑर्डिनेंस पास करने के लिए एक पावर दिया जाता है, ठीक है। वायसरॉय ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं और इस ऑर्डिनेंस जो टर्म होगा, लाइफ होगा, वो 6 मंथ का सिर्फ होगा। 6 महीने तक के लिए ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। अभी भी ये टर्म जो है क्या है, 6 महीने का, ये 6 मंथ तक का ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों भंग हो गया हो, ठीक है, कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल काम नहीं कर रहा हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पावर दिया गया 1861 के एक्ट के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 1861 का जो एक्ट है वो फेल क्यों हुआ, फेल होने का मेन रीजन क्या था कि जो कंट्रोल था बजट पे वो नहीं दिया गया काउंसिल के हाथ में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एग्जीक्यूटिव एक्शन को डिस्कस नहीं किया था। एग्जीक्यूटिव एक्शन कहने का मतलब कि जो फाइनल जो बिल पास होगा और अगर वायसरॉय उसको अप्रूव कर देते हैं, इसके बाद भी सेक्रेटरी को के पास जो पावर होता है उस बिल को डिसअलाउ करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, मतलब जो वायसरॉय अगर उसको पास कर देते हैं तो जो सेक्रेटरी होंगे वो उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर था वो नहीं दिया गया क्लियरली, इस कारण से भी फेल होता है। उसके बाद जो इंडियंस
इसमें ऐड किए गए। आप जो देख रहे हैं ये 3 जो इंडियंस थे, ठीक है, कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। जो भी इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ वो क्या हुआ? इलाइट सेक्शन से हुआ। मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाए गए वो कौन से हुआ? इलाइट सेक्शन से, अमीर घराने से दिए गए। जो नीचे के वर्ग थे, लोअर क्लास मेंबर्स थे, उन सबको इन सब में पूछा भी नहीं गया। तो इसीलिए ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का वो फेल हो गया, ठीक है। अब जब ये एक्ट फेल होता है तो नया रिफॉर्म लाया जाता है। वो रिफॉर्म था 1892 का एक्ट, ठीक है। अब 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या देखा गया कि जो भी एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, जो भी मेंबर थे कौन कौन सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके संख्या को, नंबर्स को क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया। मतलब और भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था लॉ मेकिंग का, ठीक है। तो उस चीज के लिए और मेंबर की जरूरत पड़ी, अलग अलग वर्ग के मेंबर की जरूरत पड़ते गई और इसको इंक्रीज रेगुलरली करते चला गया। अब देखिए इसमें उसके बाद क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो पावर था उसको और भी इंक्रीज कर दिया गया। जो फंक्शन था उसके दायरे को, एरिया को और बढ़ा दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस चीज़ में लॉ मेकिंग काम कर सकता है, लॉ बना सकता है, उस चीज़ को भी बढ़ा दिया जाता है 1892 के एक्ट में। जो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को बढ़ाया गया वो क्या 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 बढ़ाया गया कि ये जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वो क्या कर सकते हैं? अब डिस्कस कर सकते हैं बजट पे या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। क्या क्या कर सकते हैं? बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं वो, और क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1892 का एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि 1885 में 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिमांड था वो डिमांड एक तरीके से जो पब्लिक का डिमांड था वो रिप्रेजेंट कर रहे थे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इनके लीडर्स थे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से जो इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी अगर गलत डिसीजन आता है तो आईएनसी के द्वारा उठाया जाएगा, तो इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए इंक्रीज कर दिया जाता है एडिशनल मेंबर्स को। कि मैंने बात किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे? क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब 1892 के एक्ट में लाया गया। अब देखिए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर बढ़ाया गया था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाया गया था। दोनों लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उन सब में बढ़ाया गया था। उसमें जो नॉमिनेट किया जाएगा मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाएगा वो वाइसराय के द्वारा, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो अपॉइंट किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, वो किनके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा? गवर्नर, जो वहाँ के प्रोविंशियल गवर्नर होंगे उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो इतना एक्ट 1892 का था। अब नेक्स्ट एक्ट देखते हैं फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉर्ले मिंटो सुधार। अब मॉर्ले मिंटो सुधार क्यों बोला जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है? जो जॉन मॉर्ले थे, ठीक है, जो जॉन मॉर्ले थे ये क्या थे? उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, सेक्रेटरी थे। और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो उस समय क्या थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब इन दोनों के जो मिलकर इन दोनों ने जो एक्ट लाया उसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें जो जो सुधार किया जाता है उन सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या किया गया। तो मैंने बात किया कि अभी इस एक्ट को क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें और क्या किया दिया गया कि इंक्रीज कर दिया गया साइज को, ठीक है। किसके साइज को? लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों लेवल पे इसके साइज को बढ़ा दिया जाता है, नंबर्स को बढ़ा दिया जाता है। तो जो सेंट्रल लेवल पे बढ़ाया गया था वो 16 मेंबर पहले हुआ करते थे, अब ये बढ़ा के कहाँ कर दिया गया था? 60 कर दिया गया था, ठीक है। 16 से इसके नंबर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव में काउंसिल में बढ़ा के 60 कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें जो नंबर था वो नॉन यूनिफॉर्म था, ठीक है, ये याद रखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इसमें था कुछ भी जो नॉमिनेट किया जा सकता है, किसके द्वारा? गवर्नर और वाइसराय के द्वारा कुछ भी
नंबर में नॉमिनेट किया जा सकता है, यूनिफॉर्म नहीं था। अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, इसमें जो मेजोरिटी रखा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो ऑफिशियल मेंबर का रखा गया, ठीक है, ऑफिशियल मेजोरिटी रखा गया। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या रखा गया, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखा गया, ठीक है। इसके बाद अगर और आगे बात करते हैं तो इस एक्ट के तहत पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो जो वाइसरॉय का दो पावर था वो डिवाइड किया गया था, सेपरेट किया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम पे। वो किस एक्ट में किया गया था फ्रेंड्स, तो वो 1853 के एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो जो पावर था वो डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, 1853 के एक्ट के तहत। तो पहली बार किसी इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होता है फ्रेंड्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको पता होगा जो भी लोग हुआ करते थे वो सारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो जो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर वाइसरॉय के द्वारा और गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये जो थे पहले इंडियंस थे जो ज्वाइन किए थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और इनको किस पोस्ट पे रखा गया था, लॉ मेंबर बनाया गया था। इस बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको बनाया गया था लॉ मेंबर, ठीक है, लॉ मेंबर के पोस्ट पे इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था। तो नाम जरूर याद रखें, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है इसमें कि जो पहले लॉ मेंबर या तो पहले इंडियन बने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय के, वो कौन बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि 1781 का जो एक्ट आया था, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को रिफॉर्म करके लाया गया था, उसमें क्या किया गया था कि इंडिया में जो दो कम्युनिटी थे उनको डिवाइड करने का जो पहला कदम था वहाँ से रखा गया था। मतलब मुस्लिम और हिंदूज को डिवाइड किया गया था। तो उसमें क्या बोला गया था, आपको अगर याद हो, तो उनको पर्सनल लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ बनाया जाएगा उनके पर्सनल लॉ के अनुसार वर्डिक्ट दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान 1781 के एक्ट में किया गया था। तो इस एक्ट में क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करके जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, उसको मुस्लिम के लिए लाया जाता है। मतलब कहने का मतलब जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे या रिप्रेजेंटेशन होगा मुस्लिम का, वो मुस्लिम के द्वारा ही वोट करके लाया जाएगा। अब ये किसके टाइम में लाया गया था, तो ये लाया गया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, ठीक है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में क्या बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। हिंदी में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। अब देखिए, यहां से जो डिवाइड हिंदू और मुस्लिम को करने का प्रावधान था वो शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। मुस्लिम सिर्फ वोटर्स मुस्लिम को ही क्या करेंगे, वोट देंगे, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। अब देखिए, इसके अलावा इस एक्ट में 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में एक पॉइंट और आप ऐड कर लेंगे कि जो सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन था किसके किसके लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और जमींदार्स के लिए। इन सब के लिए भी सेपरेट क्या लाया गया, रिप्रेजेंटेशन लाया गया। अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्या किया गया, इस एक्ट में किया जाता है। मतलब जो भी जमींदार होंगे जमींदार वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ के हेड होंगे वो यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर्स को क्या करेंगे, हेड करेंगे, लीड करेंगे। तो इस तरीके का जो इलेक्ट्रोल था, ठीक है, इलेक्टोरेट था सेपरेट, ये लाया गया 1909 के एक्ट के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बातें थी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे कि कैसे 1858 के क्राउन रूल से हम लोग 1909 के जो इन्वॉल्वमेंट हुआ इंडियंस का वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है और सेपरेट इलेक्टोरेट तक बात पहुंचता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है, उसमें क्या क्या और इम्प्लीमेंट किया गया, और 1919 के बाद से 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट, ये 3 एक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और अपने जितने फ्रेंड सर्कल स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है।
अनअकैडमी पे एसएससी के CHSL, जूनियर इंजीनियर, CGL, बैंकिंग के SBI, RBI, रेलवे के NTPC और ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।